हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज से हमारी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आज से हम भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कक्षा 12th। ये वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। विषय हमारा भौतिक विज्ञान। पहले समझते हैं विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई। विद्युत की उत्पत्ति आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, इन 2600 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेलस थेलस एक वैज्ञानिक का नाम था। इसने पाया कि जब अंबर नामक पदार्थ को किसी फर से रगड़ते हैं, फर भी एक पदार्थ है जिसे फर से रगड़ते हैं, तो हल्की वस्तु क्या सकती, जैसे बाल हो गया, तिनका हो गया, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर अंबर को बहुत देर तक रगड़ेंगे तो उसमें एक चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। अंबर को यूनानी भाषाओं में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सन 1600 में अंग्रेज वैज्ञानिक गिलबर्ट ने इसके संगत लैटिन शब्द इलेक्ट्रिकस दिया, जिसके बाद वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक तथा विद्युत इलेक्ट्रोसिटी, विद्युत क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। अंबर द्वारा जो उनसे सारे गुण उत्पन्न हुए, जैसे आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ, चिंगारी का गुण उत्पन्न हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं कि अंबर ने आवेश प्राप्त कर लिया या फिर यह आवेशित हो गया। इसी प्रकार हम कांच, रबड़ आदि को भी अंबर की भांति, जैसे अंबर को आवेशित किया है, इसकी भांति हम आवेशित कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे विद्युत की उत्पत्ति हुई। जो हमारी पहली हेडिंग है उसका नाम है स्थिर विद्युत विज्ञान। स्थिर विद्युत विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, यानी जिन पर आवेश स्थिर रहता है या तो नहीं आकर्षण नहीं होता, आकर्षण है तो प्रतिकर्षण नहीं होता, प्रतिकर्षण है तो आकर्षण नहीं होता, यानी स्थिर रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। अब एक बार हो इसे हेडिंग ने पढ़ दो। स्थिर विद्युत विज्ञान। स्थिर विद्युत विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर विद्युत विज्ञान कहलाता है। आप समझ गए होंगे स्थिर विद्युत विज्ञान किसे कहते हैं। चलो अब हम अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। अगली हेडिंग है हमारी विद्युत आवेश। पहले समझते हैं आवेश की उत्पत्ति। आवेश को सबसे पहले किसने देखा था या फिर किसने उत्पत्ति की? इसे सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था। आवेश को सबसे प्रथम किसने देखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था। अब पढ़ते हैं विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश क्या होता है? द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करते हैं। जैसे आप इसे एक समझ भी लो कैसे। जैसे हमारे पास धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश प्लस पॉजिटिव चार्ज ही होता है। धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश। तो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं, अपने से दूर रखते हैं एक दूसरे को, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश, जो समान प्रकृति के आवेश होंगे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय आवेश यानी जो एक विपरीत प्रकृति के होंगे, जैसे एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो ये भी इधर को आकर्षित करेगा, ये भी इधर को से आकर्षित करेगा, तो ये क्या होगा? हमारा विद्युत आवेश हो गया। अब विद्युत आवेश भी समझ गए होंगे आप किसे कहते हैं विद्युत आवेश। अब समझते हैं हम विद्युत आवेश के गुण। आप एक फिर और विद्युत आवेश को पढ़ो। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, दोनों ऋणात्मक आवेश क्या करते हैं? दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश के गुण। अब समझते हैं इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत आवेश की खोज किसने की थी। विद्युत आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। समझ गए होंगे आप विद्युत आवेश किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत आवेश के गुण। ये विद्युत आवेश की कौन कौन से गुण होते हैं समझते हैं। विद्युत आवेश में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण पाया जाता है विद्युत आवेश में। कैसे। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात समान प्रकृति के आवेश जो समान है, जैसे प्लस प्लस दोनों समान है, धनात्मक आवेश है, जैसे ऋणात्मक है माइनस माइनस दोनों समान है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे, अपनी ओर से धक्का देंगे। जबकि विजातीय आवेश यानी विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे प्लस माइनस यानी धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश, ये एक दूसरे क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। आप ये भी गुण समझ गए होंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। अब नंबर 2 में कौन सा गुण है। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश का संरक्षण क्या होता है, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित, मैं समझाता हूँ कैसे किया जाता है। देखो जैसे हमारे पास NaCl है, पहले Na ले लो आप। Na में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं Na में टोटल इलेक्ट्रॉन। Na में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। अगर जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे। जब किसी एलिमेंट यानी किसी पदार्थ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी धनात्मक आवेश आ जाता है। तो उस पर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे Cl है, Cl में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, Cl में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17। जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, तो उसके पास क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिया तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। यानी जब हम किसी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बनता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो क्या आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, यानी ऋणात्मक आवेश, इस पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश। जैसे क्या कर दिया हमने, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर दिया। तो इसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आपको आवेश संरक्षण का नियम भी समझ में आ गया होगा, कैसे आवेश संरक्षण का नियम होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग देख क्या है हमारी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेग का प्रभाव। नंबर 3 है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेग का प्रभाव। विद्युत आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वेग का प्रभाव, विद्युत आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 4 हेडिंग है हमारी आवेश की संयोजिता। आवेश की संयोजिता क्या होती है, आवेश को हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं, आवेश को हम उसकी बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं।
अब पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आवेश की संयुक्ता। आवेश की संयुक्ता मैंने आपको बता दी। आवेश को हम किस प्रकार जोड़ते हैं, आवेश को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। आवेश की योज्यता, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी क्या होता है, जो प्रत्येक बीजगणितीय योग से हम क्या करते हैं, इसे जोड़ सकते हैं आवेश को। ठीक है, आप ये भी समझ गए होंगे। अब है हमारी नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है, पांचवी हेडिंग क्या है हमारी, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। एक पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। पूर्ण गुणज कैसे होते हैं, मैं बताता हूँ। पूर्ण गुणज पूर्ण गुणज जैसे 4 का पूर्ण गुणज क्या होगा, 2। 5 का पूर्ण गुणज नहीं होता। 8 का भी पूर्ण गुणज नहीं होता। जो पूर्ण रूप से गुणज हो उसका, यानी पूर्ण रूप से कट जाए, जैसे 16 का क्या होता है, 4 होता है। तो ये पूर्ण गुणज होता है। ये एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। यानी इसका पूर्ण गुणज होगा, ये ऐसा नहीं कि इसमें शेष बचेगा, कुछ भी शेष नहीं, पूरा पूरा कटेगा। पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसी न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब Q क्या होता है, क्यों, ये होता है आवेश। n क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। E क्या है, मूल आवेश। E का मान क्या होता है, 1.6, यानी जिसका मान E का यानी मूल आवेश का क्या मान होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। और इस सूत्र का प्रयोग हम किस में करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग हम किस में करते हैं, न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा। आप इसे ध्यान में रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा। जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें यह सूत्र प्रयोग होगा। आप ये भी समझिए विद्युत आवेश के कौन से गुण होते हैं। अब नंबर अगली हेडिंग देखते हैं कौन सी है। अगली हेडिंग अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आवेशन की विधियां। आवेशन की कितनी विधि होती है, आवेशन की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 चालन विधि, नंबर 1 चालन विधि, नंबर 2 प्रेरण विधि, नंबर 3 घर्षण विधि। अब इन्हें चालन विधि और घर्षण विधि और प्रेरण विधि को इन्हें समझते हैं किस प्रकार की विधियां होती हैं। पहले समझते हैं हम चालन विधि। चालन विधि क्या होती है, माना हमारे पास एक धातु का गोला है। ये कौन सा गोला है, धातु का गोला है। ये हमारे पास एक अचालक धातु का गोला है जिसमें कोई धारा नहीं बहती, उसे क्या कहते हैं, अचालक। ठीक है, जो अचालक स्टैंड पे रखा है। ये हमारा कौन सा स्टैंड है, अचालक स्टैंड है। ये क्या है, हमारा धातु का गोला है, ये अचालक स्टैंड है। इसे एबोनाइट की ऋणावेशित छड़, एबोनाइट एक पदार्थ है जो इस पे एक ऋणावेशित छड़ है, जिस पर ऋणावेश है। उसे छड़ को गोले के पास लगाते हैं, जिस प्रकार हमने इसे लगा ली, गोले के पास से स्पर्श कराते हैं। इसे एबोनाइट छड़ को किससे स्पर्श कराते हैं, गोले को स्पर्श कराते हैं। तो छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन, इस पर ऋणावेश है, छड़ पर ऋणावेशित छड़ है ये, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन
गोले में इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वे गोले में चले जाएंगे। इस प्रकार ही ये इलेक्ट्रॉन इसके कुछ क्या हो जाएंगे, गोले में चले जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी छड़ के इलेक्ट्रॉन गोले में स्थानांतरित हो जाएंगे, गोले में बदल जाएंगे। अगर जो हम इसे छड़ को हटा लें तो ऋणावेशी, तो ये क्या होता है, ऋणावेशित रहता है। जिस प्रकार ये ऋणावेशित थी तो ऋणावेशित रहेगा, जो धनावेशित है तो धनावेशित रहेगा। तो गोला कैसा रह जाएगा, धनावेशित रह जाएगा गोला। आवेश उसके परस्पर एक समान से वितरित रहते हैं, यानी आवेश इसके एक समान रूप से सारे में क्या आ जाएंगे, सारे परस्पर एक समान रूप से वितरित रहते हैं, यानी एक समान रूप से घिरे रहते हैं। ये कौन सी विधि होगी, हमारी चालन विधि हो गई। अब इसकी डेफिनेशन देखो, आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है। अब देखो चालन विधि की डेफिनेशन कैसे लिखनी है आपको। चालन विधि, इस विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाकर, एक आवेशित वस्तु थी जैसे प्रकार हमारी ऋणावेशित छड़ थी, वह आवेशित थी, वह ऋणावेशित छड़ थी, उसे अनावेशित वस्तु के संपर्क, अनावेशित क्या है हमारे पास, अनावेशित था हमारे पास धातु का गोला, उसके संपर्क में लाकर वस्तु को आवेशित किया जाता है। वस्तु को क्या करते हैं, हमने गोले को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। गोला भी कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। जब हम इसे छड़ को उसके संपर्क में लाए तो क्या हुआ वहाँ पे, तो ऋणावेशित थी छड़, तो क्या हो गई, वह भी ऋणावेशित हो गई। तो गोला भी कैसा हुआ हमारा, ऋणावेशित हो गया। इसमें दोनों वस्तु समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करती है। जिस प्रकार छड़ क्या थी हमारी, ऋणावेशित थी, तो गोला भी कैसा हुआ हमारा, ऋणावेशित हुआ। दोनों किस प्रकार का आवेश उत्पन्न करा, उन्होंने ऋणावेश उत्पन्न किया। और धनावेशित थी तो धनावेश उत्पन्न करती वह भी, तो गोला भी कैसा होता हमारा, धनावेशित ही होता। तो इस विधि में क्या हुआ, इस विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु, अनावेशित कौन सी, गोला था हमारा धातु का गोला, के संपर्क में लाकर वस्तु को आवेशित किया जाता है। इसलिए इसमें दोनों वस्तु समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करती है। मैं समझ तो आपने चालन विधि भी समझ में आ गई हो आपके। अब हम नेक्स्ट विधि समझते हैं कौन सी है। नेक्स्ट विधि अब है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, यानी प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या होती है, इस विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास रखकर आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है। आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप अनावेशित वस्तु विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है। विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है। मैं बताऊंगा आपको, इसे भी हेडिंग में समझते हैं कि प्रेरण विधि किस प्रकार होती है। अब समझते हैं प्रेरण विधि किस प्रकार होती है। प्रेरण विधि में क्या होता है, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में रखकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। किस प्रकार आवेशित किया जाता है, अब देखो आप किस प्रकार आवेशित किया जाता है। जिस प्रकार हमारे पास कोई कांच की एक धनावेशित छड़ है, और ये क्या होता है, विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होती है। वह कोई धनावेशित छड़ है, कांच की कोई धनावेशित छड़ है, हमें से अचालक स्टैंड पर रखा गोला, अचालक स्टैंड पर रखे गोले, जो है हमारे पास धातु का गोला है, अचालक स्टैंड पर धातु का गोला रखा हुआ है। ये अचालक स्टैंड है। इसके पास में रखकर जो कांच की छड़ है उसे, जो कांच की छड़ जिस पर धनावेश है उसे इसके पास में रखकर पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं। यानी पृथ्वी तो आप समझ रहे होंगे, तो उसके संपर्क में लाते हैं। तो क्या होता है, जो अनावेशित वस्तु है वो विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है। अर्थात धनावेशित है कांच की छड़ पर, कांच की छड़ कैसी है, धनावेशित है, तो किससे आवेशित हो गया, तो यह ऋणावेशित आवेश से आवेशित होगी, क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होगी। तो पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे ना, जिस समय हम इसे पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, ये विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाएगी। जो धनावेशित है तो ऋणावेशित से होगी, और जो ऋणावेशित है तो धनावेशित से यह वस्तु आवेशित हो जाती है। यह क्या है, हमारी प्रेरण विधि है।
अब नंबर 3, तीसरी विधि कौन सी है हमारी? तीसरी विधि है हमारी घर्षण विधि। अब घर्षण विधि क्या होती है ये भी आप समझ लो। घर्षण विधि क्या होती है? इस विधि में घर्षण विधि क्या होती है? इस विधि में किन्हीं दो वस्तु को परस्पर घर्षित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये दोनों विपरीत आवेशों से आवेशित हो जाती है। अर्थात अब समझो किस प्रकार घर्षण विधि होती है। अब हमारे पास दो वस्तु हैं, जैसे ये है, इसे मान लो आप ए वस्तु। ये हमारे पास कौन सी वस्तु है? ये है ए वस्तु, ये है बी वस्तु। दो वस्तुएं हैं हमारे पास, ए बी वस्तु। अब इन्हें हम दोनों वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं, यानी इन्हें दोनों वस्तुओं को रगड़ते हैं हम, तो क्या होता है? दोनों वस्तुओं को रगड़ने पर ए वस्तु में से ये इलेक्ट्रॉन, ए वस्तु में जो से इलेक्ट्रॉन है वे बी वस्तु में चले जाते हैं, इस वस्तु में यानी बी वस्तु में चले जाते हैं। ए वस्तु के इलेक्ट्रॉन बी वस्तु में चले जाते हैं, तो ए वस्तु पर कौन सा जगह जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या आता है? ऋणात्मक, धनात्मक आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। तो क्या आ जाएंगे इसमें? स्थिति कैसी बन जाएगी ये? इसमें क्या आ जाएगा? इस प्रकार इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे इसके। तो क्या हो जाएगा? जब ए वस्तु में से बी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे परस्पर रगड़ने पर, अब इन दोनों को क्या करेंगे? दोनों को जोर से परस्पर रगड़ देंगे, यानी इन्हें दोनों को रगड़ देंगे, इस प्रकार रगड़ देंगे। तो रगड़ने से क्या होगा? ए वस्तु के इलेक्ट्रॉन बी वस्तु में चल जाएंगे, और जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं आपको पता है उस पर क्या आता है? धनात्मक आवेश आ जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या आता है? ऋणात्मक आवेश आता है। तो इस प्रकार हो जाएगी ये घर्षण विधि। अब समझ गए होंगे आपकी घर्षण विधि क्या होती है। आप एक बार इसकी डेफिनेशन और समझ लो क्या, किस प्रकार घर्षण विधि होती है। घर्षण विधि एक फिर और समझ लो आपकी घर्षण विधि किस प्रकार होती है। इस विधि में किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये दोनों विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती हैं। जिसके फलस्वरूप ये दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकृति के आवेश कह लो, चाहे विपरीत आवेश कह लो, विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है। इस प्रकार होती है हमारी घर्षण विधि है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, और अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम आएगी। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो। 9, यहाँ चमक नहीं रहा है, हम दूसरे पे लिखते हैं, 9 7 5 8 5 1 1 3 8 7। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हो कि हमारे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं उस टॉपिक को आपको दोबारा समझाऊंगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्यूचर जोन अकेडमी इन सहारनपुर। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।